हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज के पहले लेक्चर में एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि आर्टिकल शुरुआत करने वाले हैं, जो सामान्य तौर पर कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित है। ये आर्टिकल 24 नवंबर को प्रभात खबर धनबाद के प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी, जिसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो सामान्य तौर पर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट के माप का अर्थ, कार्बन फुटप्रिंट में बड़े कटौती के साथ अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा भारत, मानव गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के लिए भारत के जो प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, साथ ही समग्र सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की नीतिगत पहल को हम लोग देखेंगे और भारत सरकार द्वारा व्यवस्थागत सुधारों के बारे में जानेंगे और भारत सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखें तो ये काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फ्रेमवर्क। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फ्रेमवर्क की यदि हम बात करें तो यह केवल कार्बन उत्सर्जन का मापक ही नहीं, बल्कि आगे चलकर जलवायु परिवर्तन के व्यापक तरीकों से दर्शाना है। यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फ्रेमवर्क जो है, कार्बन फुटप्रिंट इसी का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से या फिर विभिन्न प्रकार के गैसों के उत्सर्जन के माध्यम से कार्बन की बढ़ती मात्रा से जलवायु परिवर्तन जो व्यापक तरीके से हो रहे हैं उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फ्रेमवर्क दर्शाता है, जो विशेष तौर पर पारिस्थितिकी संबंधी चुनौतियों से जूझने के बारे में बात करता है। और यह जो जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं, यह परिवर्तन अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो ये परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधियाँ, साथ ही साथ अगर हम कहें तो इसमें हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन में वनों की कटाई के बारे में, वनों की कटाई के साथ साथ इसमें पशुओं का किसी विस्तृत भूखंड पर अत्यधिक चराई है, मछलियों की विभिन्न प्रजातियों का मानवीय क्रियाओं के माध्यम से विलुप्त होना है, खाद्य सुरक्षा है और अनेक प्रजातियों का तेजी से विलुप्त होते जाना है। तो ये सभी घटक जो हैं जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही साथ इस घटक में मानव का एक विशेष योगदान है। ध्यान दीजिए, मानव ही इन सभी घटकों का जननी है, यानी कि अगर हम कहें कि मानव ही मुख्य घटक में शामिल है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट फ्रेमवर्क सामान्य तौर पर हम कहेंगे कि कार्बन उत्सर्जन का मापन ही नहीं करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी दर्शाता है। क्या है कार्बन फुटप्रिंट? जब हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि किसी संगठन या उद्योग के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्बन का उत्सर्जन, और यह उत्सर्जन विशेष तौर पर टन के प्रति में दर्शाता है। इसी को हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। यानी कि किसी उद्योग धंधों द्वारा, किसी मानवीय गतिविधियों द्वारा जब बड़े पैमाने पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित गैसों का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, तो इसे हम संक्षिप्त में कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और जब हम बात करेंगे इन गैसों की कटौती के बारे में, तब कहा जाएगा कि भारत इन गैसों की कटौती के माध्यम से जो हमारा है कार्बन फुटप्रिंट में कटौती कर रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह जीवाश्म ईंधन के जलाने से कार्बन का उत्सर्जन होता है और उन्हें अवशोषित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होने पर यह वायुमंडल के परतों में जम जाती है और इसी से हमारा जो जल वायुमंडल है उसका भी टेम्परेचर में ग्रोथ हो जाता है और उसका जो हीट बैलेंस है, हीट बजट है, उष्मा बजट है, इसका भी इनबैलेंस होने लगता है और टेम्परेचर यानी कि तापमान दिन ब दिन धरातल का भी बढ़ते रहता है और इसका जो एल्बिडो है उसका भी परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने माना है कि मानव की लगभग सभी आदतों
चाहे वो खान पान से लेकर पहनावे तक जो शामिल है, सभी कार्बन फुटप्रिंट के कारण बनते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट का मूल कारण मानवीय गतिविधियां ही हैं। कार्बन फुटप्रिंट की यदि हम प्रकार की बात करें तो इसमें देखते हैं कि दो प्रकार से बांटते हैं, एक संगठनात्मक यानी कि कोई संस्थान द्वारा, और दूसरा है उत्पाद द्वारा। यानी कि कोई संस्थान द्वारा ऊर्जा उपयोग, औद्योगिक प्रक्रिया, कंपनी वाहन जैसे संगठन सभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और उत्पाद में यदि बात करें तो उत्पाद सेवा जो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो ये सभी चीज इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी कि विशेष तौर पर ये दो भागों में हम लोग शामिल करते हैं। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि कार्बन फुटप्रिंट के कुछ आवश्यक गैसें हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में दर्शाए गए थे, और इसी से विशेष तौर पर कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट अधिक बनता है, जिससे हमारा वायुमंडल भी जो है अत्यधिक मात्रा में गर्म होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCS, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, PCS और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये गैसेस को आप लोग जरूर ध्यान दें, इससे प्रश्न हर एक कंपटीशन में बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट की माप का अर्थ क्या है। तो किसी क्षेत्र में जब हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट के माप करने का अर्थ, तो हम कहेंगे कि संबंधित क्षेत्रों में जो क्षेत्र है उसमें कार्बन को पृथक कर लेने से कार्बन फुटप्रिंट का माप हम नहीं कर सकते, बल्कि कार्बन की जो संकट है उसको हमें पार करने के लिए एक समस्या का समाधान करना होगा। साथ ही इसमें यह बताना होता है कि जो संसाधित कार्बन अपशिष्ट हैं उसको हम कैसे संभालें। ध्यान दीजिए कि जो संसाधित कार्बन अपशिष्ट हैं उसे हम कैसे संभालें, जो वायुमंडल में कार्बन एकत्रित हो रहे हैं उसे हम कैसे रोकें। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष कदम भी उठाने होंगे। साथ ही साथ इसमें हम कहेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का तरफ हमें ध्यान देना होगा कि इन गैसों को कैसे हम रोकें, ठीक है। और उत्सर्जन जो है उसको केवल एक से दूसरी प्राकृतिक प्रणालियों के द्वारा उसको हम रिसाइकल करने का कोशिश करें। और वास्तव में अगर हम बात करें तो यह जलवायु समस्या जो परिवर्तन हो रही है उसका भी समस्या का एक कारण हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी है। ओके, तो ये सभी आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो हमारा आर्टिकल में है कि अक्षय ऊर्जा की क्षमता को कैसे भारत बढ़ा रहा है, उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आती है। आर्टिकल के मुख्य बिंदु को आप देख सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट में बड़ी कटौती के साथ अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा भारत, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करके, कार्बन उत्सर्जन को रोक कर अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक कदम खुद को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि हमारे देश के 125 करोड़ से अधिक आबादी वाले इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में, इतनी बड़ी ऊर्जा के वैश्विक बाजार में भारत साल 2040 तक, ध्यान दीजिए कि साल 2040 तक ऊर्जा की मांग को दोगुना कर रहा है। ठीक है, किसकी मांग को दोगुना कर रहा है? ऊर्जा की मांग को दोगुना कर रहा है। साथ ही साथ बिजली की मांग का अनुमानित 3 गुना बढ़ने की आशंका है। ठीक है, और स्वच्छ ऊर्जा की अनिवार्यता के दृष्टि से भारत अक्षय ऊर्जा संसाधनों की क्षमता के बढ़ोतरी के लिए भी काफी तत्पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पूरे विश्वास के साथ कहा है कि भारत साल 2022 तक, ध्यान दीजिए ये डाटा आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है, भारत साल 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, और साल 2030 तक, यहां पे ध्यान दीजिए, 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को रखा है। ठीक है, तो ये आंकड़ा पुनः एक बार आप लोग ध्यान दीजिए कि साल 2022 तक 175 गीगावाट, ठीक है, और साल 2030 तक आप लोग
पता होना चाहिए 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को यहाँ पर बढ़ाने की बात चल रही है और उसमें कार्बन फुटप्रिंट को कमी लाने के लिए भारत निरंतर तत्पर है। तो इसी के बिंदु पर हमारा आज का ये वीडियो है, जो 24 को आर्टिकल ये छपी थी 24 नवंबर को। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और बढ़ते हैं कि क्या क्या बातें इसमें मुख्य हैं। तो बीते दिने अगर हम इसमें बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% तक लगभग कटौती की बात भारत सरकार तेजी से बढ़ा रहा है और पिछले एक दशक में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल भी उनका जो है 4 गुना बढ़ चुका है और अगले आने वाले 5 वर्षों में तेल रिफाइनरी क्षमता भी 2 गुना करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। साथ ही साथ देश में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेने की भी बात है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ध्यान दीजिए, जो अक्षय ऊर्जा की हम बात करते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात है सामान्य तौर पर, ठीक है। और इस नवीकरणीय ऊर्जा में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में इसमें लाखों टन कार्बन का उत्सर्जन होता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का इसमें अनियंत्रित उत्सर्जन का नतीजा है, जिससे क्या हो रहा है कि वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी निरंतर बढ़ रही है। और आज हमारे पास जो बदलती जीवन शैली है उसका प्रभाव पर्यावरण पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु है कि 30 से 35% रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स को ये पहुंचाना है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को यहाँ पर जो है कार्बन फुटप्रिंट का यहाँ पर 30 से 35% का बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, फ्लोरिनेटेड गैस, ये सभी हैं। तो फ्लोरिनेटेड गैस क्या है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो औद्योगिक गतिविधियां या फिर कुछ जो हमारे एसी हैं, वो जो हम घर में यूज़ करते हैं, उनसे भी विभिन्न प्रकार के CFC निकलते हैं। विभिन्न उत्पादों की वजह से जो है फ्लोरिनेटेड गैस निकलते हैं। इस फ्लोरिनेटेड गैस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सोफ्लोराइड शामिल होता है, ठीक है। 3 गैस इसमें शामिल है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मुख्य उत्सर्जन का आधार है, जीवाश्म ईंधन है कार्बन डाइऑक्साइड का। कृषि भूमि है, वनों की कटाई है, वनों की कटाई है, कृषि भूमि की सफाई है, मृदा का क्षरण, ये सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और मीथेन के स्रोत कृषि गतिविधियां, कचरा प्रबंधन और बायोमास जलाने के कारण जो है इसका उत्सर्जन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड कृषि कार्यों से, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से जो है इसका उत्सर्जन होता है। साथ ही साथ इसमें और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ब्लैक कार्बन ठोस कण एरोजोल के समान है, जो कि गैस नहीं है। अभी कहिएगा कि एरोजोल क्या है, तो एरोजोल काफ़ी माइनर कण होता है जो हमारे पास दिखाई नहीं देता है। विशेष तौर पर ये सूर्य की रोशनी के समीप आपको दिखाई देंगे और ये भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई देते हैं, जिससे हमारा तापमान में भी निरंतर वृद्धि होता है। और भारत के प्रयास की यदि हम बात करें इस आर्टिकल के माध्यम से, तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तो हमारा अक्षय ऊर्जा के से रिलेटेड एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है, जिसको आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया हूं। उसके माध्यम से आप नवीकरणीय ऊर्जा में भारत के मुख्य बिंदुओं के बारे में देख सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की निर्भरता को बढ़ाने के लिए भारत विभिन्न स्तर पर प्रयास निरंतर कर रहा है, जिसमें सामान्य तौर पर गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रचुर संसाधन है। आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें तो 30 सितंबर 2020 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन 36.17% का योगदान नवीकरणीय संसाधन का है। ध्यान दीजिए, ये करंट लेटेस्ट आपका बिंदु है। 36.17% जो है योगदान नवीकरणीय संसाधनों का है और भारत का साल 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो है वो है 275 गीगावाट हासिल करना, ठीक है। 275 गीगावाट साल 2027 तक है और पहले भी मैंने बताया साल 2030 तक जो है वो है 450 गीगावाट। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के इस्तेमाल को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जो है भारत सरकार निरंतर कार्य कर रही है। तो ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है,
चलिए इस आर्टिकल से रिलेटेड अगला जो मुख्य बिंदु है उसको भी हम लोग देखते हैं। अगला बिंदु है समग्र सतत लक्ष्य को हासिल करने की नीतिगत पहल। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अगर हम देखें, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निपटने की कोशिश के मद्देनजर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इसके लिए नीतिगत स्तर पर अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें सामान्य तौर पर औद्योगिकरण और व्यावसायीकरण के अनियंत्रित विस्तार की वजह से जो है वैश्विक जो सीमाएं हैं वो धुंधली होने लगी है। आज मानव अपनी गतिविधियों से इतनी अंधी दौड़ में शामिल हो चुकी हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का ये अनुचित दोहन भी शुरू कर दिया है और विकास का यह जो तरीका है कई विनाशकारी परिणाम भी हमारे सामने ला सकती है। और सबसे बड़ा असर तो हम सभी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन पर दिखाई दे रहा है। और आज जिस हम कोविड-19 का बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इस जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। और यही कारण है कि प्रकृति आज मानव को इतना असहज कर दिया है कि उसे जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो आज हम देख रहे हैं ये सभी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है और ये सभी जो है मानवीय गतिविधियों का प्रभाव है। शहरीकरण का तीव्र प्रसार वनोन्मूलन का कारण बनता जा रहा है, यानी कि वनों का ह्रास का कारण बनता जा रहा है। वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक इस्तेमाल, अनेक गतिविधियों जैसे कि आज प्रदूषण का चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। और आर्थिक विकास के मद्देनजर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों की निर्भरता को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो ऊर्जा है उसको निर्माण की आवश्यकता है। और इसमें जैसे कि मुख्य स्रोत अगर हम बात करें अक्षय ऊर्जा की, तो इसमें हम सभी देख सकते हैं इस आर्टिकल में मेंशन क्या हुआ है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, बायोमास, अपशिष्ट ऊर्जा जैसे ऊर्जा की आवश्यकता है। आगे है कि क्या व्यवस्थागत सुधार अभी चल रहे हैं इस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि विद्युत विधेयक जो है संशोधन किया गया है साल 2020 का और इसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का गति प्रदान करने का प्रावधान करता है। सुधार हेतु इसमें कई जरूरी व्यवस्था और फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार के परामर्श में केंद्र सरकार अक्षय ऊर्जा की नीति तैयार करती है और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है। अब विधेयक में यह प्रावधान दिया गया है कि विशेष रूप से आयोगों को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति के तहत दिशा निर्देश दिए जाएंगे और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र बेहतर बनाने के लिए ऐसे तमाम प्रावधान का जो है प्रस्तावित किए गए हैं। तो इस विधेयक को आप लोग ध्यान दीजिए, विद्युत विधेयक साल 2020। अब योजना के बारे में देखते हैं। तो योजना के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें नवीन अक्षय ऊर्जा मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के विभागों से भारत सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रमों पर काम कर रही है, जिसमें सोलर पार्क, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, UDAY स्कीम और अक्षय ऊर्जा संसाधन से जुड़ी अन्य ढांचागत योजनाएं शामिल है। और वर्तमान में जो कोविड-19 के कारण मंदी के हालात में विभिन्न संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग स्तर पर जो है पैकेज की भी व्यवस्था कर रही है, ठीक है, जो 90 करोड़ रुपये तक मानी गई है। तो दोस्तों ये आपका जो है पूरे के पूरे आर्टिकल था और इसी आर्टिकल के माध्यम से हम लोग जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को देखें और आने वाले अगले वीडियो में पुनः इसी आर्टिकल से संबंधित जो मूलभूत बिंदु हैं जैसे कि विद्युत विधेयक साल 2020 को लेकर मैं आऊँगा, इसके मुख्य प्रावधानों को लेकर मैं आऊँगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें।